Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास के अंदर एक और पास्ट पेपर देखने जा रहे हैं। आपको पता है ना, एफएम के अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें उतनी अच्छी बात होती है। आपके एफएम के पेपर के अंदर थ्योरेटिकल एरियाज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर थ्योरेटिकल एरियाज को बार 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 डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर अगर प्रैक्टिस करके देख लें, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के उतने ही चांसेस हैं। ऑलराइट, सो आपके सामने जून 2025 का एक पास्ट पेपर मौजूद है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और प्राइमरीली रिलेट करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एरिया से। हम इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। सवाल को जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या देख रहे हैं तो ये अशद ज़रूरत होगी इस बात की कि आप अपनी अपनी बातें मेरे साथ करते रहें। अगर आप चुप बैठे रहे और सिर्फ मैं ही बोलता रहा तो प्रैक्टिस फिर मेरी हो जाएगी, आपकी तो होगी नहीं। तो इट्स वेरी गुड। एक लर्निंग का एक अच्छा तरीका होता है कि आप एक बहस में लग जाएं। बहस में लग जाने का मतलब क्या है कि आप डिस्कशन कर लें। अगर आप डिस्कशन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी और एग्जाम के अंदर भी रिकॉल करने में आसानी होगी। क्लियर? याद है ना, बचपन के अंदर अक्सर लोग बताते थे कि यार देखो, बोल बोल के याद किया करो। इसी तरह कह रहा हूँ कि अगर बोल बोल के मुझसे बात कर करके अभी पढ़ लोगे तो अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर रिकॉल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक सवाल मौजूद है, इस सवाल को देख लेते हैं जरा। एग्जामिनर कह रहा है द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ग्रो कंपनी। ग्रो कंपनी वही कोई कंपनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एग्जामिनर ने आपके सामने एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनर ने आपको एसओएफपी का भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। दोनों के ऊपर जरा जिक्र करेंगे। मैंने हमेशा बोलता हूं कि अकाउंटेंट से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बातें करती हैं। अगर आप सही से डेटा को एनालाइज करें, अगर आप सही से डेटा को रिव्यू करें, तो याद रखना, नंबर्स हमेशा एक अकाउंटेंट से बातें करते हैं। नंबर्स पे गौर करें। एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, 2007 और 2006 का डाटा दिया हुआ है। मुझे बताइए, अब मेरी स्क्रीन बिल्कुल सही है? ब्लरीनेस जो आ रही थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई है? हम्म। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप कि थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा विद टाइम। तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं तो 20x7 और 20x6 का डेटा आपके सामने गिवन है। अगर आप 20x6 के डेटा के ऊपर गौर करें तो 2006 के अंदर हमारी कंपनी का रेवेन्यू यानी ग्रो कंपनी का रेवेन्यू था 900। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि हमारा रेवेन्यू ग्रो करके चला गया 1530 के ऊपर। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 900 के ऊपर थी 720, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1530 के ऊपर हो गई 1300। हमारा लास्ट टाइम का एब्सोल्यूट प्रॉफिट $900 के यानी $900 मिलियन के रेवेन्यू के ऊपर हमारा एब्सोल्यूट प्रॉफिट बनता था 180। 180 900 का मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो 9 2 18 होता है ना, तो 20% बनता होगा। और 1530 के अगर आप देखें तो 1530 के ऊपर आपने प्रॉफिट कितना कमाया है? 230 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 230 का कमाया है। अच्छा, मैं अभी इस सवाल को आगे ना भी पढ़ूं तो कुछ चीजें तो सवाल के अंदर क्लियर हो रही है ना ग्रो कंपनी के बारे में। ग्रो कंपनी का रेवेन्यू मैसिवली इंक्रीज हुआ है। ग्रो कंपनी का रेवेन्यू मैसिवली इंक्रीज हुआ है। बाय द वे, कैन एनीबडी टेल मी कितने से इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन रेवेन्यू मेरे को बताओ कि इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना है? हम्म व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू? तो ये बात तो डेटा से बिल्कुल क्लियर है ना भाई कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। हमारा रेवेन्यू 900 से बढ़ के 1530 तक चला गया, यानी देखा जाए तो हमारे रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज आया 630 का। और एज अ परसेंटेज अगर हम बात करें तो 630 का जो इंक्रीज आया है ओवर 900 इज अ मैसिव इंक्रीज। हाँ, 630 डिवाइडेड बाय 900 इज अ मैसिव इंक्रीज। सो अप्रोक्सीमेटली एज अ परसेंटेज अगर अपने कैलकुलेट करें तो इट्स 70% इंक्रीज इन रेवेन्यू। इज इट अ गुड साइन फॉर द कंपनी और अ बैड साइन फॉर द कंपनी? मैंने बोला ना, नंबर्स तुमसे बातें करेंगे। तो मुझे तुम लोग बताओ, मैं तुम आई वॉन्ट टू रीड योर माइंड। इज इट अ गुड साइन फॉर द कंपनी और अ बैड साइन फॉर द कंपनी? एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। इज इट अ गुड साइन फॉर द कंपनी और अ बैड साइन फॉर द कंपनी? ऑब्वियस सी बात है, इफ योर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बाय 630 एंड इट्स अ 70% इंक्रीज इन रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इट सीम्स टू बी गुड। अच्छी बात है ना भाई, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू कम होना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, रेवेन्यू बढ़ना ही चाहिए, जितना कमाओ उतना अच्छा। हाँ, कमाई की तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। आपके दिमाग में क्या आता है कि सर जब भी कोई ज्यादा कमाता है तो ज्यादा कमाने का नतीजा क्या निकलता है? ज्यादा कमाने का नतीजा ये निकलता है कि आपकी जेब में बचता ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा आता है आपके पास। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज्यादा आना चाहिए।
तो आपने देखा कि $900 मिलियन के बजाय अब आपने इस साल 1530 का रेवेन्यू कमाया है, और इंटेंशन क्या है, ज्यादा कमाऊंगा तो अल्टीमेटली घर में बचेगा भी ज्यादा। तो घर में बचा ज्यादा है ना, 180 के बजाय अगर आप देखें तो अब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 230 बचा है। यानी अगर आप देखें तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है, 230 माइनस 180 करेंगे तो 50 आ जाएगा। हाँ, और अगर 50 डिवाइड बाय 180 करें तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 27.8% का इंक्रीज आया है। एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 27.8 यानी 28% का इंक्रीज आया है। मैं फिर सबसे पूछूंगा, एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट, इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? इफ यू आर लुकिंग एट ग्रो कंपनी, अ कंपनी विच इज ग्रोइंग, सो इट इज अ गुड साइन और अ बैड साइन? से गुड और बैड, बताइए, बताइए भाई बताइए। गुड साइन है भाई, बिल्कुल गुड साइन है। देखो, आई वांट टू रीड योर माइंड, आप सवाल को इसी तरह पढ़ रहे होगे एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर नंबर्स आपसे बातें तभी करेंगे जब आप भी बात करना चाहेंगे, ठीक है ना। आगे एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ है कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस लास्ट ईयर के अंदर देखें तो लास्ट ईयर भी 12 का इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इस साल भी 12 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 168 का था, इस साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 218 का है। जाहिर सी बात है, ऊपर से आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पीबीटी ने बढ़ना ही था। टैक्स लेस किया तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 134 से लेकर 174 तक का। बात समझ में आती है? तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, बार बार मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपके साथ इस्तेमाल करी कि कंपनी का प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। क्या अगर कंपनी का प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा हो तो ये हमेशा गुड साइन होता है? या हमको क्या सिखाया गया है बचपन से कि यार जब भी कभी तुम किसी कंपनी को देखो तो क्या एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर प्रॉफिट हमेशा असेस करना चाहिए, या रिलेटिव टर्म्स के अंदर, परसेंटेज टर्म्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? I'm just trying to read out your mind. What you should be doing when you are looking at an examination question in your exam. ये सारी बातें आप अपने आप से दिमाग में कर रहे होंगे। तो आपने देखा भाई, आपका रेवेन्यू 70% बढ़ गया है, आपका प्रॉफिट 27.8% यानी 28% बढ़ गया है। अभी सब तो सब अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए थी कि यार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, असल में तो ये देखना चाहिए। यानी मैं आपसे कहता हूं, अभी सब लोग बोल रहे हैं सर एब्सोल्यूट के अंदर देखना चाहिए, भाई एब्सोल्यूट के अंदर नहीं देखना। मैं आपको बताता हूं, आप जरा देखें, आप ही की बात की नफी होगी इंशाल्लाह। देखें आपको सवाल में क्या सोचना चाहिए, सोचो, एग्जाम में यही काम करना। मैं आप लोगों से कहता हूं, मुझे यहाँ पे निकाल के दिखाओ नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपी मार्जिन। ग्रोइंग कंपनी है ना, कह रहे हैं हमारा 28% प्रॉफिट बढ़ गया है, 50 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा था 630 से। आप देखें 2007 का, 2007 का और 2006 का एनपी मार्जिन निकालें आप जरा, निकालें जरा। कैसे निकालेंगे? 2006 में देखें तो 180 डिवाइड बाय 900, हम्म, और 2007 में देखें तो 230 डिवाइड बाय 1530, तो 230 डिवाइडेड बाय 1530, ठीक है। दोनों को परसेंटेज टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लें तो कितना कितना आ रहा है भाई? 2006 के अंदर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, यानी जितना कमाते हो उसमें से प्रॉफिट निकल कर आता था 20%। 2007 के अंदर जितना तुम कमाते हो उसमें से प्रॉफिट निकल कर आता है 15%। यानी जो पुराना 900 था उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब हो गई, और जो नया रेवेन्यू तुमने इस साल मजीद 630 का किया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब हो गई। यानी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तुम असेस करो तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टर्म्स के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट नीचे आया है। इसको कहते हैं प्रॉफिट क्वालिटी। तो प्रॉफिट इन इट सेल्फ तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट की क्वालिटी क्या हो रही है, खराब हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे? हाँ या ना में बताएं, बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? देखिए, ग्रोइंग नंबर्स हमेशा ये नहीं बताते कि आप सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ग्रोइंग नंबर्स अक्सर अक्सर कंपनीज को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है, अक्सर कंपनीज को ग्रो करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। असल बात तो तब है कि जब आप बगैर प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए अगर आप बढ़ रहे होते तो फिर तो हम आपकी वाह वाह करते। यानी मिसाल के तौर पे आईफोन की सेल्स भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आप डिस्काउंट भी नहीं दे रहे।
असल तो बात ये है ना कि आपकी सेल्स भी बढ़ रही हो और आप डिस्काउंट भी ना दे रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन ग्रो करने के लिए आपको मैसिवली डिस्काउंट देना पड़ रहा है, आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड करना पड़ रहा है, तो इज इट अ वेरी गुड साइन और अ डिसेंट साइन? मतलब ऑल्दो ग्रोथ है, लेकिन इज इट अ वेरी गुड साइन? आई थिंक नो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप सब लोगों को? क्लियर है नहीं है? देखो ये सारी बातें जब एग्जाम के अंदर बैठे हुए होगे ना, तो तुम अपने आप से बातें कर रहे होगे। मैं कह रहा हूं ना, नंबर तुमसे बातें करता है, तो नंबर से तुम ये बातें कर रहे होगे। और देखो जब गलत बात करोगे ना किसी से, तो जवाब भी गलत ही मिलेगा। तुम्हें बात सही करनी है, और वो क्या बात करनी है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है बात? डन है? सब लोग मुझे बताएं, यहां तक बात समझ में आ रही? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इरोड होती हुई नजर आती है, डाउनफॉल जाती हुई नजर आती है। क्लियर है? अच्छा, जब कोई बात समझ में आ जाए ना, मैंने आपको बोला, तो आपने ओके लिख देना है। ठीक है ना? ऐसे खामोश नहीं बैठना, क्योंकि मुझे घंटा नहीं पता चलेगा कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ओ और के। डन है जी? क्लियर? अच्छा, हमारी जो है ना सेशंस का जनरली एक उसूल होता है, और मैं ये उसूल इंशाल्लाह कायम दायम भी रखूंगा। जो बच्चा मेरे कहने के ऊपर रिप्लाई नहीं करेगा ना, तो हमारा सिंपल रूल ये है कि उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है? तो अभी कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरा सेकंड काम ये होता है कि मैं उनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। फिर जब जब जवाब ही नहीं देना, तो भाई अपनी ज़िंदगी में रहना तो अपनी ज़िंदगी में रहो। मैं फिर पूछ रहा हूँ, समझ में आई बात या नहीं आई बात? वेरी गुड। आगे ना आप लोग लाइन पे? ठीक है, आगे आ जाए जरा। इसके बाद अगर आप देखें, एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपको बैलेंस शीट दी हुई है। याद रखिएगा, नंबर्स आपसे बातें करते हैं। आप अपने नॉन करंट एसेट्स देखें। लास्ट टाइम आपके नॉन करंट एसेट्स $450 मिलियन के थे, और इस टाइम आपके नॉन करंट एसेट्स $500 मिलियन के हो चुके हैं। नॉन करंट एसेट्स में ग्रोथ है। इन्वेंट्री अगर आप देखें, तो लास्ट टाइम आपकी $59 मिलियन की इन्वेंट्री थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह $107 मिलियन की इन्वेंट्री हो चुकी है। लास्ट टाइम आपके रिसीवेबल्स 111 के थे, और इस बार 252 के हो चुके हैं, यानी आपके रिसीवेबल्स भी बहुत ग्रो कर चुके हैं। अच्छा, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का ग्रो करना, क्या ये एक्सपेक्टेड था या ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था? इस सिचुएशन के अंदर आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रो कर रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है। अगर आपका 70% बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? जाहिर सी बात है, ज्यादा बिजनेस करोगे तो ज्यादा इन्वेंट्री होगी, ज्यादा बिजनेस करोगे तो ज्यादा रिसीवेबल होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। लेकिन नतीजतन ये देखिए कि जब आपके करंट एसेट्स के अंदर पैसा ज्यादा लग रहा है, जब आपके करंट एसेट्स के अंदर पैसा ज्यादा लग रहा है, तो आप अपनी कैश पोजीशन देखें। लास्ट टाइम आपके पास $44 मिलियन पॉजिटिव कैश पड़ा हुआ था। लेकिन अगर इस दफा आप नीचे जाके देखें, तो कहीं ना कहीं करंट लाइबिलिटीज के अंदर देखो, ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है 11 का। आपकी ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन क्या हुई है? नीचे गई है। आप ग्रो कर रहे हैं ना, आप ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों को जब ग्रो कर रहे होंगे, तो आप डिस्काउंट्स देने की कोशिश कर रहे होंगे। जब आप ग्रो कर रहे होंगे, तो अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। जब आप ग्रो कर रहे होंगे, तो आप ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रहे होंगे। आपका पैसा फंस रहा होगा रिसीवेबल और इन्वेंट्री के अंदर। जब आपका पैसा फंस रहा होगा रिसीवेबल और इन्वेंट्री के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? कैश का नुकसान होगा, और वो होता हुआ यहाँ पे नजर आता है। क्लियर? इसके बाद अगर आप देखो, तो आपके ट्रेड पेबल्स लास्ट टाइम 63 के थे, अब हो चुके हैं 143 के। अगेन देयर इज अ मैसिव इंक्रीज, देयर इज अ मैसिव इंक्रीज इन योर पेबल्स। ओवरड्राफ्ट तो नजर आ ही गया था हमको। इसके बाद अगर आप देखें, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लास्ट टाइम आपका $240 मिलियन का था, और इस टाइम भी $240 मिलियन का है। 2006 2007 के अंदर सेम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। इसका मतलब आपने इक्विटी फाइनेंस इस साल के अंदर कोई भी रेज नहीं किया हुआ। लास्ट टाइम आपके रिजर्व्स थे 161 के, और इस टाइम हो चुके हैं 265 के। आपके रिजर्व्स बड़े हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा रेवेन्यू कर रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे, तो ज्यादा कमा रहे थे तो ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था, तो अल्टीमेटली आपके रिजर्व्स बढ़ रहे होंगे। क्लियर? ओवरऑल अगर आप अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखें, तो आपके 6% लोन नोट्स लास्ट टाइम भी 200 के थे, और इस टाइम भी 200 के हैं। आपने नया फाइनेंस कोई नहीं लिया है। इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड द कंपनी ऑपरेट्स फॉर 365 डेज अ ईयर। आप 365 दिन काम करते हैं, और आपकी सारी की सारी सेल्स क्रेडिट के ऊपर होती है। क्लियर? एग्जामिनर 12 मार्क्स के लिए आपसे पूछ रहा है, फॉर 12 मार्क्स, जिसमें से एग्जामिनर ने क्लियरली बता दिया है कि 6 मार्क्स आर अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है
using suitable working capital ratios, using suitable working capital ratios and analysis of the financial information provided, evaluate whether grow company can be described as over trading. ग्रो कंपनी के फाइनेंशियल हालात को देखते हुए और चंद रेशोस को कैलकुलेट करते हुए तुम जरा ये अंदाजा लगा के बताओ कि कहीं ये लोग ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे। अब सवाल, किस किस को याद है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती थी? व्हाट डू यू मीन बाय ओवर ट्रेडिंग? एग्जामिनर ने क्रिस्टल क्लियर सवाल पूछ लिया, इसके अंदर डाउट ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर बात करनी है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग इन इटसेल्फ होती क्या है? व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? किस किस को याद है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती थी? हाँ या ना में जवाब दें। ओवर यूज ऑफ फिक्स एसेट, वेरी नाइस। और कोई चीज, और कोई डिफाइन करना चाहे व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? नाम से जाहिर है, वैसे ओवर ट्रेडिंग के जरा सोचो, नाम से जाहिर है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब होगा? ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। सर ज्यादा ट्रेड करना तो अच्छी बात होती है, नहीं मैं कह रहा हूं ओवर। भाई होशियार होना अच्छी बात हो रही है ना, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आप ओवर हो रहे हैं तो इसका मतलब आप डेढ़ होशियार हो रहे हैं, आप ज्यादा होशियार हो रहे हैं, जितना नहीं होना चाहिए उतना हो रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब भी ऐसा ही है, जितनी ट्रेड होनी चाहिए उससे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। भाई ओवर ट्रेडिंग सिनेरियो इज अ सिनेरियो जहां पे कंपनी मैसिव ग्रोथ की तरफ जाती है विदाउट इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म, विदाउट इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म। यानी आप कोई नया फाइनेंस रेज नहीं कर रहे होते, आप कोई इक्विटी इंजेक्ट नहीं करते, आप कोई डेट इंजेक्ट नहीं करते, आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं ला रहे होते। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लिए बगैर आप एक्सेसिव बिजनेस करने की तरफ चले जाते हैं, आप मैसिव ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। देखो अगर तो तुम एक नई इन्वेस्टमेंट करो और तुम नई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रो करो तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका एक शॉपिंग मॉल है। तो जब एक शॉपिंग मॉल था तो 100 रुपए की रेवेन्यू कमाते थे। उसने दूसरा शॉपिंग मॉल बनाया, अब 200 रुपए का रेवेन्यू कमाते हैं। रेवेन्यू 100% बढ़ गया, यानी 2x हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो हुई है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो नॉर्मल हॉराइजन के अंदर हर कंपनी ऐसे ही ग्रो करती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रही लेकिन अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को इस्तेमाल कर रही है, कुछ इस तरह के मैसिव सेल्स ग्रोथ आ जाए, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन इज ए सिचुएशन जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं, मैसिव ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। सर कैसे पता लगता है कि किसी को याद है? अभी आपने लिख भी दिया है, किसी को याद है ओवर ट्रेडिंग कैसे पता लगता है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है? कैसे पता लगता है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है? ओवर ट्रेडिंग का पता ऐसे लगता है कि आपके रेवेन्यू मैसिवली ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, एक तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही होती जितने से रेवेन्यू ग्रो कर रहा होता है। हाँ, तो इसका मतलब रेवेन्यू ग्रो कर रहा होगा। ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन इज ए सिचुएशन जहां पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा होगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होगी। आपकी इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स बढ़ते चले जा रहे होंगे बिकॉज आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे होंगे, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दे रहे होंगे, आप ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपकी करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही होगी। लेकिन क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, आप क्रेडिट पीरियड बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपके रिसीवेबल डिलेज आते चले जा रहे हैं, तो आपके पास कैश का शॉर्टफॉल होगा। जब आपके पास कैश का शॉर्टफॉल होगा तो एक तो आपकी लिक्विडिटी खराब हो रही होगी और आपके सप्लायर्स को पेमेंट डिले हो रही होगी। या तो ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत पैसा आ रहा होता है, बहुत पैसा आ रहा होता है, सप्लायर को भी टाइमली पे कर रहे होते हैं, नहीं, आपके पेबल डेज बढ़ते चले जा रहे होंगे, आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ता चला जा रहा होगा। यानी अगर आप इन शॉर्ट सोचें तो पूरी ग्रो कंपनी की कहानी है। ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन इज ए सिचुएशन जहां पे कंपनी मैसिव ग्रोथ की तरफ जाती है बट विदाउट इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म। सो योर एग्जिस्टिंग एसेट्स आर बीइंग ओवर यूटिलाइज्ड टू सी मैसिव ग्रोथ, टू सी मैसिव ग्रोथ। एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका? एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अल्टीमेटली आपके रिसीवेबल्स और आपकी इन्वेंट्री डेज बढ़ जाते हैं, आपके पेबल डेज भी बढ़ जाते हैं, आपकी लिक्विडिटी खराब हो जाती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिट क्वालिटी खराब होती चली जाती है। क्लियर होती है बात? ये डन। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है ओवर ट्रेडिंग का? पहली बात तो मुझे सब लोग ये बताएं, जल्दी से बताइएगा, जो नहीं बताएगा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इज ओवर ट्रेडिंग अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इज ओवर ट्रेडिंग अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
बिल्कुल सही। ओवर ट्रेडिंग इज अ बैड थिंग। सर व्हाई ओवर ट्रेडिंग इज अ बैड थिंग? यू सी व्हेन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म बट यू आर ट्राइंग टू ग्रो और आपका कैश नेगेटिव होता चला जाता है, उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि आप लिक्विडेट हो जाते हो। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? आप बैंक्रप्सी के करीब चले जाते हो। भाई आपके पास पैसा ही नहीं है ना शॉर्ट टर्म के अंदर सर्वाइव करने का। तो जब आपके पास पैसा ही नहीं है शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने का, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। बात समझ में आती नहीं आती? तो इट्स अ बैड थिंग। अच्छा, मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आप कुछ वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो या कोई भी रेशोज निकालो और मुझे प्रूफ करके दिखाओ, इवैल्यूएट करके दिखाओ कि आया ग्रो कंपनी ओवर ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही। हमने क्या बोला अभी? ओवर ट्रेड करना कैसे पता लगता है? आपका रेवेन्यू मैसिवली ग्रो कर रहा होगा, हमने इंक्रीज इन रेवेन्यू निकाल लिया था। आपका प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी आपकी प्रॉफिट क्वालिटी डाइल्यूट हो रही होगी। इसके अलावा हमने क्या क्या साइंस की बात की? ओवर ट्रेडिंग किन किन साइंस से पता लग रही होती है? देयर विल बी अ मैसिव इंक्रीज इन योर रिसीवेबल्स एंड योर रिसीवेबल डेज। हाँ, तो हम जरा देखते हैं क्या हमारे इंक्रीज इन रिसीवेबल्स है। क्या हमारे यहाँ इंक्रीज इन रिसीवेबल्स है? अच्छा, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स कैसे निकालूं भाई? 252 माइनस ट्रिपल वन, तो 252 माइनस ट्रिपल वन, हमारे रिसीवेबल्स $141 मिलियन से इंक्रीज हुए हैं। अब आप बोलेंगे सर $141 मिलियन से इंक्रीज हो गए रिसीवेबल तो क्या हुआ? जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ रही है तो रिसीवेबल भी बढ़ेगा, इसमें कोई गलत बात क्या है? तो ओके, आपकी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे रिसीवेबल डेज निकाल लेते हैं। रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को? रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला याद है ना? हम यहाँ पे रिसीवेबल डेज निकालेंगे दोनों पीरियड्स के। मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ। X7 कर लेता हूँ, बल्कि यहीं से कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग। साइड बाय साइड निकाल लेते हैं जी। मुझे बताइए रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या है? रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या है? रिसीवेबल्स 252 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट, तो 1530 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज है, ईयर के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 365, 60 डेज। कैन एनीबडी टेल मी 60 डेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 60 डेज? 60 डेज बोले तो क्या मतलब है इसका? कैन एनीबडी टेल मी 60 डेज का मतलब क्या है? 60 डेज का मतलब ये है कि ऑन एवरेज जब हम अपने कस्टमर को सेल्स कर देते हैं तो उसके 60 दिन के अंदर जाके हमें हमारा कस्टमर पे ऑफ करता है। इसका मतलब 60 दिन तक हमारा पैसा हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ होता है। तो 60 डेज तक हमारे पैसे ब्लॉक होते हैं सेल्स के अंदर। X6 के अंदर ये क्या था? रिसीवर्स थे आपके 111, सेल्स थी आपकी, क्रेडिट सेल्स थी 900, मल्टीप्लाई बाय 365। लास्ट टाइम कितना था भाई आपके पास? ये 45। तो मुझे बताओ कुछ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है? 45 डेज से 60 डेज हुए हैं। 45 डेज से 60 डेज हुए हैं, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? ये बुरा हुआ है भाई, बिल्कुल सही बात है, बुरा हुआ है। अब आपका पैसा ज्यादा फंस रहा है आपके कस्टमर्स के पास, यानी इसका मतलब आपने क्रेडिट टर्म इंक्रीज कर दिया है टुवर्ड्स योर कस्टमर। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग की और निशानियां क्या थी? सेल्स बढ़ रही होगी लेकिन प्रॉफिट डाइल्यूट हो रहा होगा। रिसीवेबल्स बढ़ रहे होंगे लेकिन रिसीवेबल डेज भी बढ़ रहे होंगे, यानी आपका पैसा ज्यादा ब्लॉक हो रहा होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी हो रहा होगा। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री देखें जरा। हमारी इन्वेंट्री लास्ट टाइम 59 की थी, इस टाइम 107 की हो चुकी है, तो 107 माइनस 59 हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। और इन्वेंट्री डेज भी निकाल लें, तो इन्वेंट्री डेज अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इन्वेंट्री थी 59 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 720 मल्टीप्लाइड बाय 365। हाँ, तो 29.9। और इस साल अगर आप देखें तो आपके इन्वेंट्री डेज निकलेंगे 107 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 1300 मल्टीप्लाइड बाय 365, इट इज 30। यानी अगर आप सोचिए तो आपके इन्वेंट्री डेज लगभग लगभग अभी भी बराबर ही हैं। आपके लगभग लगभग इन्वेंट्री डेज अभी भी बराबर ही हैं। या तो इन्वेंट्री डेज कम हो जाते, आपके इन्वेंट्री डेज कम नहीं हो रहे, आप ज्यादा सेल कर रहे हो,
आपके सेल्स उतने ही अरसे के अंदर हो रही है जितने की पहले हुआ करती थी। पहले भी फिनिश गुड्स आ जाने के बाद आप 30 दिन के बाद जाके अपनी सेल किया करते थे। आज भी फिनिश गुड आ जाने के बाद आप 30 दिन के बाद जाके सेल करते हो। तो सेल्स की स्पीड क्विक नहीं हुई है, बल्कि आपने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने घेरना शुरू कर दिए, प्रोबेबली बाय गिविंग अ डिस्काउंट या इंक्रीजिंग क्रेडिट पीरियड। क्लियर? अच्छा, आपकी सेल ज्यादा हो रही है, आपके पास जाहिर सी बात है सेल ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा होगा, तो परचेजेस भी बढ़ती चली जा रही होंगी। अगर परचेजेस बढ़ती चली जा रही हैं तो आपके पेबल्स के क्या हालात हैं? आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखें, 63 से 143, यानी पेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन पेबल्स, 143 माइनस 63, आपके पेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। नेट अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा नेट, यहां पे निकाल रहा हूं जरा देखना, मेरा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, तो कितना होगा? 109। ये 109 क्यों समझना जरूरी था? ये 109 इसलिए समझना जरूरी है कि देखें, अल्टीमेटली ये जो 109 से आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा, देखो ना, रिसीवल्स 141 मिलियन से बढ़ गए लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर, 48 मिलियन से इन्वेंटरी बढ़ गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर। ये दोनों 141 और 48 कर लो तो बनता है कोई 189। इस 189 के अंदर से 80 तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया बिकॉज वी इंक्रीज्ड आवर पेबल्स। पेबल एक फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है ना, तो हमने अपने सप्लायर से क्रेडिट लिया और 189 में से 80 की जुगाड़ तो मार ली। लेकिन इसके अलावा 109 मिलियन डॉलर्स का अभी भी ऐसा पैसा है जो कि हमारा फंसा हुआ होगा किसी और पार्टी के पास, या तो इन्वेंट्री के अंदर पैसा फंसा हुआ होगा या रिसीवल्स के अंदर पैसा फंसा हुआ होगा। 109 की कैश शॉर्टेज हुई होगी हमारे पास। बात समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, लगे हाथों जरा पेबल डेज भी निकाल लें भाई। पेबल डेज, पेबल डेज निकालने का तरीका, आप ट्रेड पेबल उठाइए, विच इज फॉर एग्जांपल इन दिस ईयर ट्रेड पेबल इज 143, डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ सेल से विच इज 1300 मल्टीप्लाई बाय 365। और पिछले साल का अगर हम देखें तो हमारे पेबल्स थे बेटा 63, ये रहा 63 नजर आ रहा होगा, डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाइड बाय 365, इट इज 31। यानी क्या बात जाहिर हो रही है? क्या बात जाहिर हो रही है? आपके पेबल डेज भी बढ़ चुके हैं। पेबल डेज बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप अपने सप्लायर को डिलेड पेमेंट्स कर रहे हैं। आप कोई आइडिया देना जरा, कहानी आइडिया देना। मेरे पेबल डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं अपने सप्लायर को डिलेड पेमेंट्स कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूँ? शौक है क्या मुझे? सप्लायर को डिलेड पेमेंट्स क्यों कर रहा हूँ? व्हाट कैन बी द रीजन? व्हाई वुड आई बी पेइंग माई सप्लायर्स विद अ बिट ऑफ डिले? बिकॉज मे बी आई डोंट हैव द मनी। नहीं 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 नहीं, शायद एक तो ये आपकी लॉजिक हो सकती है कि सर आप फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो आप डिले कर करके पे करना चाह रहे होंगे, बात समझ में आती है। लेकिन मे बी इट कैन बी बिकॉज यू डोंट हैव मनी। बल्कि आपकी और मेरी बात को वैलिडेट करवा लेते हैं ना। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रेशो निकालते हैं जिससे लिक्विडिटी के बारे में पता लग जाए। मिसाल के तौर पे हम करंट रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, वैसे तो एग्जामिनर ने वर्किंग कैपिटल रेशियोज का जिक्र ऑलरेडी कर दिया था, तो यहां तक तो आप कैलकुलेशन करते ही करते। लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंस अगर याद है ना ओवर ट्रेडिंग का, मेरे लेक्चर से, ओवर ट्रेडिंग का एक कॉन्सिक्वेंस क्या था कि लिक्विडिटी फॉल करती है। तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि अगर ओवर ट्रेडिंग के सिनेरियो में लिक्विडिटी फॉल करती है तो कोई तो लिक्विडिटी का रेशियो निकाल लें हम लोग, कोई तो लिक्विडिटी का रेशियो निकालें। तो लिक्विडिटी का एक रेशियो होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अगर आप देखो तो 2007 के हमारे करंट एसेट्स हैं 359, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है बेटा? 154। तो 359 डिवाइड बाय 154 देखा जाए तो ये अच्छा है, देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। हम्म, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। आपका करंट रेशो 2.33 आ रहा है। करंट रेशो 1 से ज्यादा हो तो अच्छा ही होता है ना भाई। करंट रेशो 2.33 होने का मतलब ये हुआ कि हर $1 की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास 2.33 की करंट जो है करंट एसेट्स पड़े हैं। अच्छा, पहले तो इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं। पिछले साल हमारे पास करंट एसेट्स 214 के थे और करंट लाइबिलिटीज कितनी की थी? 63।
आप देखें लास्ट ईयर आपका करंट रेशो था ऑलमोस्ट 3.4 का, इस टाइम आपका करंट रेशो कितना हो चुका है 2.33 का। पहली बात, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो आपका करंट रेशो गिर रहा है, लेकिन ये फिर भी बेहतर है। देखो लास्ट टाइम से कंपेयर करोगे तो नफे में तो नुकसान हुआ है, यानी पिछले साल करंट रेशो आपका 3.40 था, इस बार सिर्फ 2.33 है, करंट रेशो तो गिरा है। लेकिन फिर भी करंट रेशो आइडियल 1.5:1 होना चाहिए, हर $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $1.5 का एसेट पड़ा हुआ हो। लेकिन इस बार तो हर $1 की करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए 2.33 का करंट एसेट पड़ा हुआ है। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अभी भी हम सेफ तो हैं। अब कोई बच्चा इसके अंदर भी आर्ग्यू कर सकता है, कोई बच्चा ये बोले कि सर आप कह रहे हैं करंट रेशो अभी भी अच्छा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है करंट रेशो इस वजह से अच्छा हो कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, और बिजनेस ग्रो कर रहा है तो इनकी इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है, और क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है, इन्वेंट्री स्टॉक में ज्यादा पड़ी है, तो ज्यादा इन्वेंट्री की वजह से करंट रेशो बेहतर हो रहा हो। सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इन्वेंट्री को हटा के देखना चाहते हैं तो एक तरीका तो हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, एसेट टेस्ट रेशो, या जिसको क्विक रेशो कहा जाता है। आप ये कैलकुलेट कर लें। तुम लोग को याद है ना एसेट टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स, मिसाल के तौर पे 359 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 359 माइनस 107 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है 154, 1.6। और इसी तरह पिछले साल का देखो तो 214 माइनस इन्वेंट्री विच इज 59 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज विच इज 63, इट इज 2.4। वैसे देखा जाए तो एसेट टेस्ट रेशो भी अभी अच्छा ही है, एसेट टेस्ट रेशो भी खराब नहीं है भाई। एसेट टेस्ट रेशो तो 0.5 0.8:1 भी हो तब भी चलता है। यहाँ तो फिर एसेट टेस्ट रेशो भी 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास खालिसतन बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं। इट अ गुड साइन? यस, इट इज अ वेरी गुड साइन। ओवरऑल इट इज ओके, ओवरऑल इट इज ओके। बात समझ में आती है इसमें? लिक्विडिटी में इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है, लिक्विडिटी के अंदर इमीडिएटली कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो सिचुएशन तो वर्सन हो चुकी है, सिचुएशन तो वर्सन हो चुकी है। क्लियर? तो आपने मल्टीपल एरिया से फाइनेंशियली प्रूव आउट करना है कि ये कंपनी ओवर ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही। आपने देखा इनका रेवेन्यू 70% से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गिरती चली जा रही है। आपने देखा इनका रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल सब बढ़ रहा है, यानी इनका नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही है। ऊपर से इनके रिसीवेबल डेज भी खराब होते जा रहे हैं, इन्वेंट्री डेज चलो बराबर हैं, लेकिन पेबल डेज भी खराब होते चले जा रहे हैं, लिक्विडिटी फॉल करती चली जा रही है। आर दी साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग? क्या ये साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग है या नहीं है? अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी निकाल सकते हो, मतलब निकला हुआ है ऑलरेडी। याद है ना फॉर्मूला क्या था? रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज, 50 डेज और 42। मुझे बताइए सब लोगों को बात समझ में आती है? सब लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आती है? 50 और 43। कैश ऑपरेटिंग साइकिल पॉजिटिव होना अच्छी बात होती है या नेगेटिव, बुरी बात होती है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल पॉजिटिव होना अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है? बताओ, गिव मी योर बेस्ट गेस। कैश ऑपरेटिंग साइकिल अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? याद है ना कैश ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, पॉजिटिव आंसर इज अ नेगेटिव परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव आंसर इज अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस, उल्टा इंपैक्ट होता है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल X7 के अंदर 50 दिन आ रहा है, 50 डेज आ रहा है, तो इस 50 डेज का मतलब ये है कि ऑन एवरेज हमारा पैसा बिजनेस के अंदर 50 दिन तक के लिए फंसा रहता है। और लास्ट ईयर कितने दिन तक के लिए फंसा रहता था? 43। तो इसका मतलब अब फंसने के दिन ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ओवरऑल हमारी लिक्विडिटी खराब होनी चाहिए है, और वो लिक्विडिटी खराब होती हुई नजर आती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एग्जाम के अंदर ना कभी कभार आपके सामने ऐसा ही सवाल आता है जिस सवाल के अंदर आपको क्लियर कट नहीं पूछा हुआ होता कि भाई एनपीवी निकाल के दिखा दो, आईआरआर निकाल के दिखा दो, रोस निकाल के दिखा दो, बल्कि एग्जामिनर आपको फ्रीडम देता और कहता है कि यार खुद से सोचो कि क्या कंपनी सही जा रही है या नहीं जा रही है। हॉल्दो कि इस सवाल के अंदर इसने इतना तो क्लियर कर दिया था कि आपको वर्किंग कैपिटल रेशियोज इस्तेमाल करने हैं,
लेकिन फिर भी क्रिस्टल क्लियर नहीं बताया था कि क्या रेशियोज कैलकुलेट करो, क्या फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करो। तो जो तुम करना चाहते हो वो कर लो, जो तुम करना चाहते हो वो कर लो, बस बता दो कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सक्यूज मी, तो मुझे बताइए ओवर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? सब लोग मुझे कंफर्म कर दें भाई, ओवर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर हम आंसर लिखेंगे। हो रही है ना? अब आंसर लिखना है। अच्छा, 12 मार्क की रिक्वायरमेंट के अंदर 6 मार्क्स तो कैलकुलेशन के थे, इसका मतलब बाकी 6 मार्क किस चीज के हैं? थ्योरेटिकल के। तो हम जरा थ्योरेटिकल आंसर लिख लेते हैं इसका। ठीक है, मुझे आप लोगों ने थोड़ी सी सपोर्ट करनी है ताकि हम इसका थ्योरेटिकल आंसर लिख पाए। सबसे पहले आपको सवाल का आंसर स्टार्ट इस तरीके से करना चाहिए कि आप समझाएं कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। ओवर ट्रेडिंग होती क्या है? मैं यहां पे लिखूंगा, ओवर ट्रेडिंग इज अ सिनेरियो वेयर company witnesses massive growth, however, without investing in the long term. This means that company would be utilizing its existing asset base to improve its performance. बात समझ में आती है आप लोगों को? ये बात होगी। अह, ऐसे यहां पे लिखता हूं, इंडिकेशंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग इंक्लूड। क्या क्या इंडिकेशंस थी ओवर ट्रेडिंग की? याद दिलाना मुझे जरा। सडन ग्रोथ इन सेल्स, हाउएवर प्रॉफिट क्वालिटी would be declining, growth in net working capital, ग्रोथ इन नेट वर्किंग कैपिटल, आपके इन्वेंट्री रिसीवेबल्स नेट ऑफ पेबल्स बढ़ रहे होंगे। नो और वेरी लेस चेंज इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आपको कोई बहुत बड़ी फाइनेंस लॉन्ग टर्म की नजर नहीं आ रही होगी। ओवर ट्रेडिंग होती ही तब है जब आप बगैर लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को तेजी से यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था? एक मैंने पॉइंट अभी बीच में बोला था ना, सेल्स का इंक्रीज हो जाना, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज हो जाना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की को ना देखना। और एक मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, और एक और बात क्या मैंने बोली थी, हाँ, साइंस ऑफ वर्सनिंग लिक्विडिटी। ठीक होती है बात। अच्छा, मुझसे अभी किसी ने यहाँ पे सवाल ये पूछा कि सर क्या हमें एग्जाम के अंदर वर्ड गिवन होगा या एक्सेल पे ही टाइप करना है? डेफिनेटली आपको वर्ड गिवन होगा। ये मैंने काफी अरसे बाद ऐसा कभी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये देखा है। ये मैंने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोला हुआ है इसी का, कि उन्होंने इस पार्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेल दी हुई है, वरना एग्जाम के अंदर जनरली कभी भी ऐसा नहीं होता। और इसके इसके अलावा आप कोई भी पास पेपर उठाएं तो उसके अंदर हमेशा आपको यही होता है कि आपको गिवन होता है, आपको जो है वो वर्ड एरिया गिवन होता है फॉर थ्योरेटिकल रीजंस। ठीक है। फिलहाल हमारे पास जो है हम इसी को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से यूटिलाइज होगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, लेकिन चलो। फिर आप बोलेंगे इन दिस केस, या ऐसे कह लें इन द केस ऑफ ग्रो कंपनी, द रेवेन्यू हैज increased by 70% in 1 year. However, the profit quality has deteriorated from 20% to 15%. This may have been due to discounts being allowed
to customers in order to attract sales. One more reason could be the extended credit period being allowed to customers as apparent from the increasing receivable balances and हमारा रिसीवेबल डेज कितना था and higher receivable days 60 days as compared to 45 days लास्ट ईयर। मुझे बताएं, अब तक बात समझ में आ रही है? अब तक बात समझ में आ रही है बेटा? सब लोगों को क्लियर है? कोई मसले की बात तो नहीं है? मुझे सब लोग कंफर्म कर दें, ओके लिख दिया करें, ताकि थोड़ा सा तसल्ली हमें भी हो जाए कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर हम यहाँ से और बात स्टार्ट कर सकते हैं जी। फर्दर मोर payable days have also increased, which may be due to higher purchase volume, जिसकी वजह से आपको बेटर क्रेडिट टर्म मिला होगा। और भाई पेबल डेज दो ही वजह से बढ़ सकते हैं ना। या तो आपके पेबल डेज इसलिए बढ़ रहे होंगे क्योंकि जैसे आपने कहा था फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो आप ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, आप ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो ज्यादा बाइंग भी कर रहे होंगे। आपने सप्लायर से निगोशिएट किया होगा कि भाई अब मैं तुम्हें, लेट्स से मैं तुम्हें 32 डेज के अंदर नहीं, मैं तुम्हें 40 डेज के अंदर पे करूंगा। या तो ये रीजन होगी, या फिर इस वजह से आपके पेबल डेज बढ़ रहे होंगे क्योंकि आप ऑन टाइम पे ही नहीं कर पा रहे, यानी आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है। तो वही बात लिखने जा रहा हूँ। Furthermore, payable days have also increased, which may be due to higher purchase volume or worsening liquidity. In this case, the falling liquidity ratios indicate worsening liquidity position. However, ये बात लिख दीजिएगा भाई, लिक्विडिटी पोजीशन वर्सन अप हो रही है, लेकिन वैसे ओवरऑल इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। सही है ना? However, liquidity is still up to the benchmarks since both current ratio and asset test ratio are above 1, so there seems to be no immediate crisis. सही है? बात समझ में आती है? Also, there has, आप नोट करिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का कैसे पता चलेगा? आप देखें, आपका नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर रिक्वायरमेंट 109 से बढ़ी है। 109 का ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस के अंदर अगर आपने बिजनेस को चलाना है। ये 109 पैसा आएगा कहां से? या तो ये 109 आपने फाइनेंस किया होता नई इक्विटी डाल के, कि भाई आप नई दुकान खोल रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, नई दुकान खोल रहा हूँ, तो नया इक्विटी इंजेक्ट करूंगा बिजनेस के अंदर। या तो कहीं से डेट इंक्रीज हो रहा होता। अगर डेट इंक्रीज हो रहा होता तो आप कहते भाई सही है, भाई नई दुकान खोली है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए 70% बिजनेस बनाने के लिए हमने नई दुकान खोली है, तो नई दुकान खोले आए हमने लोन से। लेकिन आप नोट करें, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये क्लियर नजर आ रहा है कि 240 का शेयर कैपिटल पहले भी था और अब भी है। $200 मिलियन का लोन पहले भी था और अब भी है ना। इक्विटी इंक्रीज हुई है इस साल के अंदर, ना डेट इंक्रीज हुआ है इस साल के अंदर। तो जब दोनों चीजें इंक्रीज नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने फ्रेश कैपिटल बिजनेस के अंदर डाला नहीं। और जब फ्रेश कैपिटल बिजनेस के अंदर नहीं डाला होगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको क्या हुआ होगा कि आपको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ पैसा, रोजमर्रा का प्रॉफिट वाला पैसा, आपको इस्तेमाल करना पड़ा होगा अपने बिजनेस के अंदर, जो कि नजर भी आता है कि आपका पॉजिटिव कैश बैंक बैलेंस देखो आज ओवरड्राफ्ट के अंदर तब्दील हो चुका है। क्लियर? तो यही सारी बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा। However, liquidity is still up to the benchmark since both current ratio and asset test ratio are above 1. Also,
there is no increase in equity or debt capital, which means that the increase in working capital of $109 million would have been mainly financed through profits for the year or the cash in hand. Consequently, 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 Grow Company is witnessing a significant reduction in overdraft. Grow Company is overdraft, nahi, a significant reduction in cash and cash equivalents, which have gone from कितने से कितना आपका कैश गिरा है from $44 million to an overdraft of $11 million. बात बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? बात समझ में आती है बेटा सब लोगों को? Hence it can be concluded, सब लोग बताइएगा बेटा, मैं सवाल को कंक्लूड कर रहा हूं. It can be concluded that Grow Company is showing signs of over trading. कंप्लीट भी कर दिया मैंने. मुझे बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सब लोग बताना भाई, सब लोग, एक आधे लोग रिप्लाई ना किया करें, सब लोग बताया करें. क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है ना 12 मार्क की रिक्वायरमेंट थी, 12 मार्क की. अगर आप जरा सा पेशेंटली अपने एग्जाम को देखेंगे ना, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, हो सकता है चंद बच्चे घबरा जाए, चंद बच्चे ये बोलें कि यार एग्जामिनर ने बोला सूटेबल वर्किंग कैपिटल रेशियोज निकालो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करो, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, कह रहे जो मर्जी आए करो, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है. यानी इसके अंदर इसने एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे लिमिटेशंस ऑफ कैपएम मॉडल बता दो, या उसने ये नहीं बोला एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी मॉडल, एनपीवी मेथड बता दो. वो तो क्रिस्टल क्लियर है ना, सिंपल थ्योरी मांगी हुई है, उसका वही जवाब है जो कि है. यहाँ पे एग्जामिनर ने कोई रटी रटाई थ्योरी आपसे नहीं मांगी, आपसे आपका दिमाग इस्तेमाल करने को कहा है. बहुत सारे बच्चे ऐसी सिचुएशन के अंदर घबरा जाते हैं. मैं ऐसे सारे बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो तुम अपना दिमाग यूज करो, ऐसे टाइप के सवाल के अंदर तुम्हें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दैट सवाल. क्योंकि इसके अंदर तुम दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखो 6 मार्क की कैलकुलेशन है, और मैंने कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं की जो कि रॉकेट साइंस हो. हाँ, जिसके अंदर किसी कैलकुलेटर को उठाने की जरूरत पड़ती हो, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है. और आंसर भी तुम देखो, इस ओवर ट्रेडिंग वाले आंसर के अंदर मैंने जो भी आंसर लिखा है, ये बिल्कुल सौंफ खुशबू आंसर है. मतलब इसमें कोई क्रिटिकलिटी कहीं नहीं है, कोई मुश्किल एनालिसिस नहीं है. तो जरा सा अगर तुम परसिवियरेंस रखो, जरा सा तुम मेहनत कर लो, जरा सा तुम वेट कर लो, तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेटर आंसर तुम लिख सकते थे, और ये 12 मार्क तुम्हारे हो जाते. बताओ क्लियर है ना सब लोगों को? अब जरा अपने बारे में बताओ कि अगर तुम एग्जाम के अंदर होते तो क्या ये कर पाते या ना कर पाते, या अब कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताओ. कर लोगे ना भाई? क्योंकि मेरे को ये 12 मार्क चाहिए भाई. करोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना भाई. क्लियर है? 12 मार्क्स हमारे हो गए. हम इसके बाद वाला एरिया देखते हैं. अब जरा देखो, अब ये 8 मार्क की ना बड़ी क्रिस्टल क्लियर रिक्वायरमेंट आई हुई है. क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच एज कंपेयर टू एन अग्रेसिव अप्रोच टू द फाइनेंसिंग ऑफ ग्रो कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. क्या बोल रहा है भाई? 8 मार्क के लिए बोल रहा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो कंजर्वेटिव अप्रोच के. और जाहिर सी बात है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज तभी बता पाओगे जब तुम कंपेयर करोगे इसको एक अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स फाइनेंसिंग से. किसी को याद है एग्रेसिव अप्रोच या कंजर्वेटिव अप्रोच? जो जो और
टुवर्ड्स फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल होता था, वो क्या होता था? व्हाट इज कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग योर वर्किंग कैपिटल? What is conservative approach of financing of working capital? If anybody can tell me very briefly, shortly, बताएं। कंजर्वेटिव नाम से जाहिर है, कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी या कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी, क्या होगा ये? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ना एहतियात से, आराम से, पीछे बैठ के। अग्रेसिव क्या होता है? आगे बढ़ के, अग्रेसिव फाइनेंस। हम्म। सर कंजर्वेटिव अप्रोच वाला वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस लॉन्ग टर्म से करता है, बिल्कुल सही। हाँ, तो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, यहां पे जरा लिख लेते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव अप्रोच टूवर्ड्स फाइनेंसिंग इज एन अप्रोच, इज एन अप्रोच whereby company finances its permanent and fluctuating current assets through long term finance. ऑन द कॉन्ट्ररी बताओ, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी क्या होती है? अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी क्या होती है? शॉर्ट टर्म के थ्रू फाइनेंस करना। वेरी गुड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी involves financing through the short term sources। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ द कंजर्वेटिव अप्रोच इंक्लूड। अभी आप बताइए, पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ द कंजर्वेटिव अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच? बताइए, कोई एक आधा आप बताएंगे, बाकी तो मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप तो बताएं, कुछ तो बताएं भाई। हम्म। कुछ भी नहीं बता रहे? बहुत सिंपल सिंपल है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है, शॉर्ट टर्म नहीं लेना। तो लॉन्ग टर्म लेने के क्या फायदे हैं? भाई मिसाल के तौर पे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मोर सर्टेन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मोर सर्टेन, so it does not have to be renegotiated, negotiated like overdrafts or short-term loans from the bank। भाई आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू जाएं या आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू जाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ जाते तो एक तरीका आपके पास फाइनेंसिंग का क्या था, अपने वर्किंग कैपिटल को आप फाइनेंस करते शॉर्ट टर्म लोन से, मनी मार्केट लोन से, या फिर आप फाइनेंस करते ओवरड्राफ्ट से। ओवरड्राफ्ट हो या मनी मार्केट लोन हो, बार बार रीनिगोशिएट करना पड़ता है, बार बार रीनिगोशिएट करना पड़ता है विद द बैंक। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर सर्टेनिटी होती है। एक बार आपने लंबे अरसे के लिए फाइनेंस जनरेट कर लिया, अब आप सुकून से बैठ जाएंगे, आप रीनिगोशिएशन की जरूरत नहीं है। और क्या एडवांटेज होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रीपेबल ऑन डिमांड, अनलाइक अनलाइक ओवरड्राफ्ट्स। तो ओवरड्राफ्ट्स के थ्रू अगर आप अपने आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू आप अपने आप को फाइनेंस करते हैं, तो एक उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? अग्रेसिव अप्रोच का यानी शॉर्ट टर्म अप्रोच का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप अपने आप को ओवरड्राफ्ट के थ्रू फाइनेंस करते हैं, तो ओवरड्राफ्ट इज इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड। लेकिन अगर आपने लंबे अरसे का लोन ले लिया, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया या कोई लोन नोट इशू कर दिया या इक्विटी फाइनेंस के थ्रू पैसा रेज कर लिया, तो वो पैसा इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड नहीं है। सो यू गेट टाइम टू ग्रो योर बिजनेस, यू गेट टाइम टू ग्रो योर बिजनेस। मुझे बताइए, बात समझ में आती है या नहीं आती है? बात समझ में आती है या नहीं आती है? एक और कोई एडवांटेज बता दें।
एग्जाम्पल इक्विटी फाइनेंस की भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइनेंस्ड थ्रू इक्विटी, dividends are not mandatory payments, so the business can manage its cash flow sometimes by not offering dividends sometime. बात समझ में आती है? क्लियर है? मुझे और कोई बात बताएं जरा. अब जरा डिसएडवांटेजेस की तरफ आना है हमने. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें भाई, तो however, on the other hand, it does have some limitations, such as. क्या बोला भाई आपने? आपने पॉइंट क्या दिया मेरे को? जैसे एक पॉइंट आपने ये दिया, इट इज मोर एक्सपेंसिव. जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द ड्यूरेशन इन्वॉल्व. लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली ज्यादा महंगा होता है. ज्यादा महंगा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में दो ही चीजें आएंगी ना, डेट और इक्विटी. डेट के केस में शॉर्ट टर्म लोन हमेशा सस्ता होगा, लॉन्ग टर्म लोन हमेशा महंगा होगा. लॉन्ग टर्म लोन क्यों महंगा होगा? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट विल बी हायर. द इंटरेस्ट रेट विल बी हायर ड्यू टू द ड्यूरेशन इन्वॉल्व. सामने वाले के लिए रिस्क ज्यादा है ना, तो अगर सामने वाले के लिए रिस्क ज्यादा है तो वो आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेगा. हाँ. अच्छा, इक्विटी फाइनेंस की बात करें तो इक्विटी फाइनेंस तो होता ही सबसे महंगा है. इक्विटी फाइनेंस तो होता ही सबसे महंगा है. आप सब लोग ये बात समझते हैं. आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ा है, तो आप सब लोगों को ये बात पता है कि इक्विटी फाइनेंस तो होता ही सबसे ज्यादा महंगा फॉर्मेट है, क्योंकि उनके कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता, उनकी कोई गारंटीड पे बैक नहीं होता. क्लियर? जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द ड्यूरेशन इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, interest rates on a long term loan will also include the risk lender is taking by providing funds for longer term, so the credit risk is higher. Equity as a long term finance, as a long term finance can be the most expensive source of finance, as an ordinary shareholder takes the most risk of investing in a company. ऐसा ही है जी. और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, हाँ, मिसाल के तौर पे लोन से मुझे याद आया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस often requires या often have covenants. कोवेनेंट समझते हैं सब लोग? कोवेनेंट समझते हैं सब लोग? कोवेनेंट्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस अटैच टू इट. तो आपको अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेस करना है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कोलैटरल होना जरूरी है. फिर वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं. आप डिविडेंड नहीं दे सकते, या मिसाल के तौर पे आपको बोल देते हैं आपका गियरिंग लेवल इस पोजीशन से नहीं बढ़ना चाहिए. वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं. तो अगेन, अब क्योंकि उन्होंने कहा था अग्रेसिव अप्रोच से कंपेयर भी करो, हम यूं कह सकते हैं इसको एंड करने के लिए कहीं ना कहीं अग्रेसिव अप्रोच की बात करनी पड़ेगी. अंडर अग्रेसिव अप्रोच, business finances its working capital requirements through the short term. There can be some benefits to it. There can be some benefits to it. For example, if
A business finances itself through overdraft, then it only pays the interest when overdraft is drawn down. So, in times of better liquidity, cash, the overdraft can be repaid and interest saved. This is not possible when this is not possible if a long-term loan has been taken. बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ना, हमने कंपेयर करना था अग्रेसिव अप्रोच से। हमने बताया कंजर्वेटिव अप्रोच के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, लेकिन अगर आप देखो तो अग्रेसिव अप्रोच के बारे में भी तो बताना है। अग्रेसिव अप्रोच के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, और वो वही एडवांटेज या डिसएडवांटेज होंगे। यानी कंजर्वेटिव अप्रोच के डिसएडवांटेज अग्रेसिव अप्रोच के एडवांटेज होंगे, और कंजर्वेटिव अप्रोच के एडवांटेज एग्रेसिव अप्रोच के डिसएडवांटेज होंगे, तो वाइस वर्सा चलता है। ओवरऑल अग्रेसिव अप्रोच के कोई फायदे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फायदा क्या हो सकता है कि अगर आपने अपने आप को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस किया, लेट्स से आपने अपने आप को ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस किया हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट तभी अप्लाई होता है जब ओवरड्राफ्ट आपने ड्रॉन डाउन किया हुआ होता है। यानी अगर आपका पॉजिटिव बैंक बैलेंस होगा तो आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, अगर आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस होगा तो ही आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसके अलावा नहीं हो रहा होगा। और अगर आपके पास सीजनैलिटी की वजह से अगर कभी एक्सेस कैश आ जाता है तो आप अपने ओवरड्राफ्ट को आराम से रीपे कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही ऊपर हमने लिमिटेशन की क्या बात की थी कि अगर आपने ये काम किया तो ओवरड्राफ्ट इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ओवरड्राफ्ट आपको लिक्विडेट भी कर सकता है, बैंकरप्ट भी कर सकता है। देयर कैन बी both types of funding policy can be followed by any business. It depends on the risk taking capability and attitude of management, hmm, of management, or otherwise a more balanced mix of both policy, neutral policy can also be applied. बस ये आपने किया और ख़त्म मारा। कंजर्वेटिव अप्रोच को बताया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, अग्रेसिव अप्रोच से कंपेयर किया, आखिर में बोला कि भाई दोनों टाइप की पॉलिसीज़ अप्लाई की जा सकती हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट के रिस्क एटीट्यूड और रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। वो कंजर्वेटिव अप्रोच अप्लाई करेंगे, अग्रेसिव अप्रोच अप्लाई करेंगे, और न्यूट्रल अप्रोच के बारे में बताया, और खल्लास। मुझे बताएं, बात समझ में आती है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? बताइए ज़रा।